कि अमेरिका अपने बैंकों से लिया हुआ उधार नहीं चुका पाएगा। यदि डिफॉल्ट होता है तो लगभग 60 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। यदि डिफॉल्ट होता है तो बहुत सारे लोन पेमेंट, जो आज तक हम लोग पाकिस्तान के केस में सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाएगा, डिफॉल्ट हुआ भी है, लेकिन क्या अमेरिका भी डिफॉल्ट होने के कगार पर है? और ये हम नहीं, अखबारों की सुर्खियां कहती हैं, और अखबारों की सुर्खियां अमेरिका के वित्त मंत्री के बयान से कहती हैं। वहां के वित्त मंत्री को ट्रेजरी चीफ कहा जाता है, उनका नाम है जेनेट येलन। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर है। उनका कहना है कि यूएस रिस्क डिफॉल्ट्स एज सून एज जून 1 विदाउट डेट सीलिंग इंक्रीज। यदि हमें कर्ज लेने की सीमा हमने नहीं बढ़ाई तो 1 जून तक अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कर्ज नहीं चुका पाएगा, लोगों को नौकरी में तनख्वाहें नहीं दे पाएगा, जरूरी सोशल सर्विसेज के लिए पैसा उपलब्ध नहीं करा पाएगा। अमेरिका में अचानक ये हालात कैसे उत्पन्न हुए, आज के सेशन में हम जानेंगे। आप यहां पर अंतरराष्ट्रीय अखबारों में कटिंग देख सकते हैं। डेट सीलिंग, जेनेट येलन वॉर्न यूएस कुड रन आउट ऑफ कैश बाय 1 जून। अमेरिकी सरकार के पास 1 जून के बाद पैसा नहीं बचेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप ये सभी खबरें अमेरिकी अखबारों की हैं, अपने इंडियन मीडिया का रेफरेंस केवल एक जगह से लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस कुड रन आउट ऑफ कैश बाय जून 1, येलन वॉर्न। ये खबर बहुत मायने रखती है, और ये जानकर के मायने ज्यादा रखती है क्योंकि दुनिया में अधिकांश देश, यदि लगभग हम परसेंटेज में बात करें तो 65% दुनिया के देश ऐसे हैं जो डॉलर में व्यापार करना उचित समझते हैं। ऐसे देशों के लिए यह बड़ा ही सेटबैक होगा। यह खबर अपने आप में बड़े ही ऐसी मतलब सरप्राइजिंग होगी कि क्या देश डिफॉल्ट करने वाला है, क्या अमेरिका अब अपने कर्ज नहीं चुका पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे देशों ने जो अपना एसेट या फिर बहुत सारी चीजें वहां रखी हुई हैं उनका क्या होगा, और अमेरिका में जो काम कर रहे हैं लोग बाग उनका क्या होगा। ये सारी बातें जो हैं आज के सेशन में हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो चलिए आपको आगे बताते हैं और समझाते हैं क्या है पूरी कहानी, किस प्रकार से ये जानकारी आपके लिए मायने रखती है। खबरें कुछ इस प्रकार से हैं। 15 फरवरी 2023 की आप खबर देखते हैं। यूएस विल डिफॉल्ट दिस समर अनलेस कांग्रेस रेजेस डेट लिमिट। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि यहां से कुछ पॉइंट्स रेज होते हैं। जैसे सबसे पहली बात, यदि कांग्रेस बोले तो जैसे अपने यहां पर पार्लियामेंट, संसद है ना, उनके यहां पर संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है ना। उनके संसद में 2 हाउस, जैसे अपने यहां राज्यसभा और लोकसभा होता है, उनके यहां पर सीनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यदि रेज करके डेट लिमिट नहीं बढ़ाई, डेट लिमिट बोले तो उनको कर्ज देने की सीमा नहीं बढ़ाई। किनको कर्ज देने की सीमा? सरकार को, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को यदि ज्यादा कर्ज नहीं दिया गया। अरे कर्ज देगा कौन? बड़ा सवाल, कर्ज कौन देगा? तो साथियों एक चीज जान लीजिए, दुनिया भर के जो देश हैं, जैसे मैं एक बार के लिए अमेरिका हटाइए, इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, अगर हम इंडिया के बारे में चर्चा करें तो भारत सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है उन योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार को चलानी है हेल्थ स्कीम, मनरेगा चलानी है, फ्री अनाज देना है, रोड का निर्माण कर, जो भी काम करने हैं उन काम के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब धन एक मुश्त उपलब्ध नहीं होता है आपके पास, एक मुश्त उपलब्ध नहीं होता है, मतलब भाई धन तो रोज आता है सरकार के पास, रिकरिंग बेसिस पर है, टैक्सेशन के माध्यम से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम से, विदेशी निवेश के माध्यम से, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार के पास धन आता है। डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है सरकारी हिस्सा बेचने के माध्यम से, विदेशी निवेश आने के माध्यम से सरकार के पास धन बढ़ता है। लेकिन ये एकदम तो आता नहीं है, एकदम सरकार को पैसे की आवश्यकता है। मान लीजिए सरकार को जरूरत पड़ गई एक बार में ही 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ हो सकता है सेम डे टैक्स ना आए, इसलिए सरकार क्या करती है, आरबीआई से या कुछ बैंकों से या कुछ ऐसे लेंडर्स से कर्जा उठा लेती है। ध्यान से समझना, इस बात को समझने से पूर्व आपको हल्का सा ना इकोनॉमिक्स की कुछ जानकारी बेसिक हो तो बेहतर रहेगा। अब इस बीच में आपको यह जानना हो कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे है, तो मैंने जैसा आपसे कहा कि दुनिया के 65% ट्रेड पर अमेरिकी डॉलर का कब्जा है, और भी ज्यादा ही होगा, यह नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि दो देश जो अमेरिका की करेंसी को अपने देश में ना चलाते हो लेकिन व्यापार में वो डॉलर का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि दुनिया पर डॉलर कंट्रोल कैसे स्थापित रखता है, अगर आपको यह जानना है तो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर एक एप्लीकेशन का लिंक पिन किया है। एप्लीकेशन का नाम कोको एफएम है। वहां पर आप जाइए, इस पूरी कहानी को एक ऑडियो बुक के रूप में, यानी कि सुनिए कि यहां पर होता क्या है,
ठीक है। इस ऑडियो बुक के अंदर ये जो आपको हमने अभी कुको एफएम बताया, यहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स ऑलरेडी उपलब्ध हैं। 10,000 से ज्यादा मोस्ट व्यूड, बहुत ज्यादा सुनी गई ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप एक ही बार के सब्सक्रिप्शन में परचेज कर सकते हैं। यानी एक बार आपने पेमेंट किया 99 रुपीज प्रति माह, तो आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एक ही जगह सुनने को मिलती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहां पर 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, जो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए जो काम की चीज है वो क्या है, यहां पर साथियों असल मायने में यूपीएससी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे भी जुड़े हुए कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। 13,000 से ज्यादा यहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। 2023 के अंदर 45 लाख घंटे का कंटेंट कुको एफएम पर प्ले किया गया। 1.5 लाख घंटे रोजाना लोगों ने इसे सुना है। तो इसलिए जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध है। साथियों ये एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, आपको कुछ फीचर्स भी देता है। जैसे सुनते समय आपको लगता है कि मुझे इस पर नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। आपको जैसे अपनी गाड़ी ड्राइव करते समय मोबाइल पर वो जो अपन गाड़ी में चलते हुए एफएम सुनते हैं, आप इसे ऐसे सुन सकते हैं। इवन आप इसमें टाइमर लगाकर सोते समय भी इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। भाई सोने से पहले अपने आप ये बंद हो जाए, आपने अलार्म की तरह इसमें टाइमर लगा दिया, ये बंद हो जाएगा। ऐसे फीचर्स के साथ में ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं। अब सबसे बड़ी चीज बनती है कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो असल मायने में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन में ऐसे एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाइए और वहां जाकर के आपको ये चीज मिल जाएगी। कैसे? यूज माई रेफरल कोड अंकित 30, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो आप इस पर यूज करते ही, कूपन कोड यूज करते ही 30% के डिस्काउंट के साथ, देखिए आपने 30 रुपए जैसे अप्लाई किया, पहले महीने का 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन था, वो आपको 69 रुपीज में प्राप्त हो गया। इसका पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, इन सभी जगह ये है, उपलब्ध है, आप चले जाइए। ठीक है ना। क्या यूज करिएगा? कूपन कोड अंकित 30 कूपन कोड आपको यहां पर उपयोग में लेना है। मतलब आप ऐसे समझिए, देखिए सरकार जो है ना, मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के पास में इनकम के सोर्सेज होते हैं, इनकम के सोर्सेज होते हैं, और खर्च करने की भी जगह होती हैं, एक्सपेंडिचर जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, सरकार खर्च किस पर करती है? तो सरकार साहब कई चीजों पर खर्च करती है। जैसे आपको अगर सोशल स्कीम्स चलानी है, और ये हर सरकार की बात है, सरकार चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंडिया की हो, सब जगह की यही बात है। ठीक है ना। चाहे सोशल स्कीम्स चलानी हो, या फिर जो बेरोजगारी भत्ते देने होते हैं, है ना, सोशल स्कीम्स में ही वो सारी चीजें आ जाती हैं। और सोशल स्कीम्स के साथ साथ यदि डिफेंस पर पैसा खर्च करना हो, है ना, इसके साथ साथ रेल पर पैसा खर्च करना हो, लोगों को सैलरीज देनी हो, ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि सरकार को कुछ फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे सड़कें बनानी है, ट्रेन चलानी है ना, हवाई जहाज चलाने हैं, इन चीजों पर सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है। इन खर्चों की कोई लागत होती है, एक्सपेंडिचर का कुछ कोई तो वैल्यू होता होगा। अच्छा, ऐसे ही साथियों एक होता है इनकम का साधन। भाई सरकार कमाती कहां से? खर्च तो तब करेगी ना जब कमाएगी। तो कमाई का सबसे बड़ा साधन क्या होता है सरकार के पास? दो तरह से आप समझ सकते हैं। एक तो होता है टैक्स, और एक होता है कर्ज। अब आप पूछेंगे टैक्स और कर्ज कैसे, मतलब समझाना क्या चाहते हो? हमने कहा देखो, टैक्स और कर्ज को ना थोड़ा मेंटेन करके चला जाता है। कैसे चला जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। टैक्सेशन दो प्रकार से आप पढ़ते हैं। कैसे? डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनमें क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब होता है जो आप पर कहकर दिया जा रहा है, जो आपसे कह के लिया जा रहा है कि ये आपको देना पड़ेगा। जैसे आपका इनकम टैक्स है, जिसमें आपको पता है कि इतना कमाओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ? आपको कहा जा रहा है, आपको नहीं देना पड़ रहा है, व्यापारियों को देना पड़ रहा है, लेकिन व्यापारी तो आपसे निकाल रहा है ना। जैसे जीएसटी में क्या हो रहा है? सरकार कहती है कि जीएसटी का कलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ, इस बार के आंकड़े बड़े ही सरप्राइजिंग है, बैंकर पैसा सरकार तक पहुंचा है। लेकिन पहुंचा कैसे है? आपने उनसे लिया, मतलब जो दुकानदार है उनसे लिया। अब जीएसटी जब आपने उनसे लिया तो वो दुकानदार किससे लेगा? दुकानदार उस ग्राहक से लेगा। तो पैसा तो आप ही का गया है, लेकिन चुकाने का तरीका क्या अपनाया है? उस व्यक्ति को मिडिल मैन बना दिया। तो आपको लगता है सरकार बड़ी अच्छी है, मुझसे नहीं लेती है। बहुत से लोग इस बारे में खुश रहते हैं, अपन टैक्स में आते ही नहीं है साहब। अरे भाई आप खूब टैक्स दे रहे हैं, आपको नहीं पता है। बस आप जो भी सामान ले रहे हैं उन सब में टैक्स लग रहा है, बस वो इनडायरेक्टली जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इनसे सरकार की कमाई होती है। लेकिन
अब जो टैक्स है, अब टैक्स के भुगतान की एक सीमा होती है। अगर आप सैलरीड हैं, साल में एक बार टैक्स दे रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, हर महीने टैक्स दे रहे हैं, तो जो टैक्सेशन है, लेकिन वो भी तो रिकरिंग है, यानी आज है, फिर इतने दिन बाद फिर से आएगा, फिर आएगा, आता तो रहेगा। लेकिन आज मुझे जरूरत है, मान लीजिए मुझे S-400 खरीदना है, जैसे मैंने कहा ना डिफेंस में जरूरत पड़ गई, मुझे S-400 खरीदना है। मान लो मुझे $5 बिलियन की डील करनी है, 5 बिलियन का पेमेंट कहां से करूं मैं अचानक? अब आप कहेंगे टैक्स से कर दो। भाई माना कि टैक्स से कर दें, आज तो नहीं है ना, आज नहीं है तो क्या करें? तो बोले ऐसे समय पर कर्जा ले लो। कर्जा किससे ले लें? ये तो बड़ी बात है, कर्जा कैसे ले लें? कर्जा कहां से ले लें? तो सरकार के पास कर्जा लेने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपसे भी कर्ज लिया जा सकता है। अभी बताऊंगा तरीका क्या होता है कर्जा लेने के। फिलहाल सरकार के पास में अगर हम तरीके बताएं तो एक तो कह सकते हैं डोमेस्टिक तरीके, डोमेस्टिक मतलब घरेलू तरीके, और एक विदेशी तरीके। तो एक तो हम इसको पहले दो भागों में बांट दें, डोमेस्टिक और दूसरे को भाग दिया विदेशी भाग के अंदर, ठीक है ना। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू तरीके। अब घरेलू में भी कैसे? तो घरेलू में जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है आरबीआई से उधार लेना। आरबीआई से उधार लेने का तरीका क्या होता है? सरकार कुछ अपने द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर देती है कि आरबीआई वालों हमसे लिखित में ले लो भाई, हम पैसा चुका देंगे, लेकिन अपने चेस्ट में से हमें इतना पैसा दे दो। तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से आरबीआई से कर्जा लेती है, और आरबीआई जो है खुद के पास तो ज्यादा पैसा रख, बोले सर वो तो छापने की मशीन रखती है, लेकिन छापती नहीं है, वो सरकार के लिए नहीं छापती है। वो भी स्थिति बनती है, लेकिन वो मतलब उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही विकट स्थितियों में बनती है। इंडिया ने लंबे समय से उसका उपयोग नहीं किया है कि नोट छाप करके यूज में ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, देश बर्बाद हो जाता है। इस पर मैंने कई सेशन किए हुए हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए दूसरा जो तो डोमेस्टिक तरीका क्या निकला? आरबीआई से कर्जा ले लो। आरबीआई कर्जा से तरीका क्या है? उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पकड़ाओ, कि गवर्नमेंट आश्वासन दे उसको आरबीआई को कि ये पत्र मैं लिख कर दे रहा हूं कि मैं आपको इतने समय में इतना पैसा लौटा दूंगा विद ब्याज। तो आरबीआई समझदार है। आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार से लेती है और उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक को बेच देती है। बैंक को बेचकर कैसे करती है? बैंक को बेचकर करती है कि बैंक वालों तुम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, मुझे कर्ज दे दो। तो इस प्रकार से बैंकों से पैसा उठा करके सरकार को दे दिया जाता है। तो यह सरकार का कर्ज हो गया, ठीक है ना। तो अब आप पूछेंगे बैंक के पास पैसा कहां से आया? वो तो हमारा ही पैसा है। अरे बैंक के पास बड़ा तगड़ा खेला है। क्या? बैंक आपको अनाउंस करती है कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, एफडी करा लीजिए, फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, आपको 8% ब्याज दिया जाएगा, आपको 9% ब्याज दिया जाएगा। आप राजी हो जाते हैं, अच्छा मेरे को इतना पैसा मिलेगा, आप अपना जेब से पैसे निकाल के वहां जमा कर देते हैं। बैंक आपके एफडी को उठा करके आरबीआई को दे देती है, आरबीआई उठाकर सरकार को दे देती है। सर मेरा पैसा डूब गया तो? अरे भाई आपका पैसा तभी डूबेगा जब सरकार फेल मार जाएगी। सरकार फेल नहीं मारे, इसके लिए जरूरी क्या है? डेट टू जीडीपी रेशो देखना। डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा देश पैसा पैदा करता है, जितने की वैल्यू हम लोग रखते हैं, उसकी तुलना में हमारे पास खर्चा कितना है। मान लीजिए हमारी आमदनी है 98 और खर्चा है रुपया, तब तो हालत बुरी है। लेकिन हमारी आमदनी है रुपया और कर्जा है 50 पैसा, तो कोई बुरी बात नहीं है। भारत में आमदनी यानी जीडीपी, भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सर्विसेज और गुड्स की वजह से बना हुआ जो पैसा है हमारे पास, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए है तो हमारे पास 57 रुपया ही कर्जा है। इसकी वजह से किसी भी इसको अच्छी फाइनेंशियल स्थिति मानी जाती है। अमेरिका में उलट है, अमेरिका की वैल्यू औकात है 100 रुपए की, कर्जा उसके पास 130 रुपए से ज्यादा का है। उसकी आमदनी 98, खर्चा रुपया है। वो भी चर्चा करेंगे, अभी चलेंगे उस पर, लेकिन उसको समझने से पूर्व आपको थोड़ी बेसिक्स पता हो तो आप उसमें अच्छे से उतर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात क्या निकला? अगर हम इस बात को समराइज करें, खर्चे करने के लिए सरकार को क्या जरूरी होता है? पैसा मिलना जरूरी होता है। सरकार को पैसे कैसे मिलते हैं? तरीके बता दिए, टैक्सेशन से मिलते हैं या कर्ज से मिलते हैं। टैक्सेशन से जो पैसा मिलेगा भविष्य में वो कर्ज चुकाने के काम में लिया जाएगा। कर्ज से जो पैसा मिलता है वो हम लोग, एक तरीका है डोमेस्टिक तरीके से, यानी सरकार बैंक से पैसा ले ले या फिर आरबीआई से पैसा ले ले। दूसरा तरीका है किसी विदेशी संस्था से पैसा ले ले। विदेशी संस्था बोले तो जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, एआईबी हो गया, इनसे पैसा ले लिया जाए विदेशी संस्थाओं से। या तीसरा हो गया किसी देश से डायरेक्ट उधार ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए यूएई से कहा कि आप अपने सॉवरेन फंड में से हमें पैसा दे दीजिए, हमारे इन्वेस्टमेंट में काम आ जाएगा। जापान से कहा आपकी जो जायका नामक बैंक है उससे हमें पैसा दे दीजिए, हमारे इन्वेस्टमेंट में काम आ जाएगा। ब्रिक्स से कहा एनडीबी से पैसा दे दीजिए, हमारे काम आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? विदेशी फंड भी उठाते हैं, ठीक है। इस कर्ज से कुल मिलाकर सरकार अपनी आय प्रेषित करती है, यानी कि मेरे पास अब पैसा आ गया।
इस पैसे का क्या करूंगा, पैसे से मैं खर्चा करूंगा। खर्चा जरूरी क्यों है, देश चलाने के लिए जरूरी। क्यों, क्योंकि आपको सैलरी देनी है, खर्चा करना पड़ेगा। आपको रेल चलानी है, खर्चा करना पड़ेगा। आपको डिफेंस में कोई इक्विपमेंट खरीदना है, खर्चा करना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं चलानी है, खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चे के लिए पैसा होना जरूरी है। तो ये दोनों ही चीजें मिलकर के बजट कहलाती हैं। बजट असल में है क्या, बजट और कुछ नहीं है, आमदनी और खर्च का एक ब्यौरा है। यही तो अकाउंट है ना आपका। तो सरकार जब बजट पेश करती है ना किसी भी देश की, तो वो पहले बताती है कि साहब मैं रेवेन्यू कहां से प्राप्त करूंगा और मैं एक्सपेंडिचर कहां करूंगा, यानी मैं खर्चे मतलब आय कहां से प्राप्त करूंगा और मैं खर्च कहां करूंगा। वो देश को बजट के माध्यम से बताया जाता है। यहां तक सभी की स्थिति क्लियर हो गई। और सरकार इस काम को संसद को बता के ही करती है, जिसे आप बजट पास होना कहते हैं। ये तो हुआ इन जनरल तरीका, जिसमें आपको यह समझ में आना चाहिए खर्च के लिए पैसा कितना जरूरी है। अब विचार करिए, सरकार को कोई कर्ज देने से रोक दे, ये कह दे कि नहीं अब आप कर्ज नहीं ले सकते। अब विचार करना, यहीं से आपको पूरा की पूरा बात समझ में आएगा। हां भाई, एक विद्यार्थी की तुरंत मांग भी आ चुकी है कि सर तुरंत ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमी शुरू करिएगा पेड बैच में, क्योंकि यहां से इकोनॉमी का दर्शन हो गया है। इकोनॉमी का दर्शन होते ही अंदर से एकदम कुलाचे मारने लगते हैं, और इकोनॉमिक्स तो गजब है यार, ये पता चल जाए तो देश समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, हमारे पेड बैचेस में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, और आनंद ही आ जाएगा। लोड मत लो आप, ठीक है ना। आएंगे लेकिन पेशेंस रखो, तब तक जो जरूरी है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। अभी पेड बैचेस में आपके एडमिशंस बंद हैं। अगर किसी को बीच में एडमिशन लेने हो तो मैं बता दूं, एडमिशंस अभी जब खुलेंगे तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सारथी नाम से बैच आ रहा है, एडमिशन केवल 7 दिन ही खुलेंगे। मैं फिर से अवेयर करा देता हूं। तो अब क्या हुआ ना कि अगर कोई सरकार को यह मना कर दे, क्या आप कर्जा नहीं ले सकते। अगर आप कर्जा नहीं ले सकते तो फिर आप खर्चा नहीं कर सकते। खर्चा नहीं कर सकते मतलब लोगों को सोशल स्कीम के लिए पैसा नहीं दे पाओगे, डिफेंस में खर्चा नहीं कर पाओगे, रेल नहीं चला पाओगे, अपनी सैलरीज नहीं दे पाओगे, ये सारे चीज रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आज अमेरिका की स्थिति क्या है। अमेरिका की स्थिति है कि यदि उसको कर्ज लेने से इनकार कर दिया जाए, इनकी यहां की वित्त मंत्री क्या कह रही हैं, हमें कर्ज लेने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है उन्हें, उन्हें कर्ज लेने से रोक रहा है विपक्ष। विपक्ष का क्या योगदान है। अरे भाई, जैसे भारत में बजट पेश होता है लोकसभा से, भारत की तरह ही वहां पर भी होता है। उनके यहां पर भी मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। उनके यहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, वहां पर ट्रंप बाबा की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुमत में है, और वो अटका के बैठ गई। वो कह रही है कर्जा नहीं लेने देंगे आपको हम। बोले क्यों नहीं लेने दोगे, बोले आप तो पैसा लुटाए जा रहे हो और हर बार खर्चे बढ़ाते जा रहे हो, हम कर्जा नहीं लेने देंगे आपको। अब बोले क्यों नहीं लेने दोगे, बोले आप लोगों ने इतना कर्जा ले लिया है। अरे बोले कर्जा लिया है तो चुकाएंगे भी तो सही। डेवलपमेंट में कर्जा लिया जाता है तो टैक्सेशन से चुकाया जाता है। बोले नहीं, आप अपने कर्ज में 14% की कमी लाओ। यानी आप जो पैसा मांग रहे हो ना संसद से या वहां की कांग्रेस से, उसमें 14% की कमी लाओ, तभी जाकर के हम लोग पैसा देंगे आपको। अब अगर ऐसी स्थिति है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, जिसे वहां कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट शामिल हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कि मैं तो अलाउ ही तब करूंगा, और इधर सीनेट के जो मैकार्थी हैं, यानी सीनेट के जो एक तरह से अध्यक्ष है जो वहां के, वो दोनों अड़े पड़े हैं कि हम बिल पास नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि ट्रंप बाबा यानी वहां की अपोजिशन कह रही है कि तुम जबरदस्ती खर्चा किए जा रहे हो यार, जबरदस्ती के खर्चे को कट करो। अब जबरदस्ती के खर्चे को कट करो, बिल अगर पास नहीं होगा तो भाई साहब बाइडेन के आप ऊपर सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कैसे, बाइडेन बिना पैसे के सरकार चलाएंगे कैसे, क्योंकि बाइडेन को सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए और अगले साल चुनाव में जाना है तो उसके लिए आपको अपनी योजनाएं ऐसी लानी पड़ेंगी। जैसे आप लोग देखते हैं हर राज्य में जब चुनाव आने होते हैं, सरकारें बिल्कुल पिटारा खोल देती हैं, हम ये फ्री में देंगे, हम ये फ्री में कर देंगे, बिजली पानी फ्री, सिलेंडर फ्री, खाना फ्री, दूध फ्री, तेल फ्री, ये फ्री वो फ्री। अरे दोगे कहां से, बोले अकाउंट से देंगे। तो बाइडेन भी कुछ ऐसा ही चाल चल रहे थे, फ्री का लालच चला रहे थे। रिपब्लिकन्स ने रोक दिया, बोले नहीं देंगे। अब रोक दिया तो ऐसी स्थिति में यहां की वित्त मंत्री दुनिया को बताती फिर रही है कि अगर हमको पैसा नहीं मिला तो देश डिफॉल्ट मार जाएगा। इससे क्या होगा, इससे रिपब्लिकन्स पर मोरल प्रेशर जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने सारे लोगों की अगर तनख्वाहें नहीं गई तो वो अपना गुनहगार किसे मानेंगे, रिपब्लिकन्स यानी ट्रंप की पार्टी के लोगों को मानेंगे। ट्रंप बदला ले रहे हैं अपना कि बेटा तुम हमको जेल भेजने की कोशिश किए थे, हम तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, बिना पैसे की सरकार चलाओ, तुम पैसा दे नहीं पाएंगे तुमको हम,
तुम अगर चलाना है तो तुम्हारी, जैसे अपने होता है ना बजट में कटौतियां होती हैं, अपने पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, ये जो कट लगाते हैं अपन, ऐसे उनके यहां पर तो पूरा पूरा कह रहे 14% कम करो, अदर बजट पास नहीं होने देंगे तुम्हारा। अब बेचारों की मुसीबत बढ़ गई, अब ये तैयार नहीं हो रहे 14% कट करें तो कैसे करें। ये खेला चल रहा है अमेरिका में इस समय, ठीक है ना। अच्छा, तो आप इधर देखिएगा, अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा, सारी कहानी दोबारा से पढ़ो। अब आप, ट्रेजरी चीफ जेनेट येलन से यूएस रिस्क डिफॉल्ट एज सून एज जून 1, 1 जून तक का तो पैसा है, उससे आगे चलाने के लिए आपको यह काम करना होगा। तो इधर देखिए ये सभी खबरें आपको आ रही हैं, अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो, कहानी कहां अटकी है, ठीक है ना। तो आप इधर देख सकते हैं, दुनिया के सरताज अमेरिका डिफॉल्ट कर सकता है, ऐसा खुद अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन कह रही हैं। और उनका कहना सही भी लोगों को क्यों लग रहा है कि हां भाई सही कह रही होंगी, क्योंकि वित्त मंत्री हैं, लेकिन किसी को अंदर की बात नहीं पता है। लोग आनंद ले लिए इनके पूरे भर करके कि भाई साहब अब तो अमेरिका की एक्स डेट आने वाली है। एक्स डेट मतलब जैसे डी डे होता है ना, जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट दिन, डी डे, एकदम भाई इस दिन तो कायनात आने वाली है। ऐसे ही भाई साहब, ऐसे ही एक्स डेट कहा जा रहा है कि जिस दिन अमेरिका हो जाएगा कैशलेस, अमेरिका हो जाएगा बर्बाद। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो चलाओगे कैसे। तो अभी हो क्या रहा है, इन खबरों को तूल बहुत मिल रहा है, यानी लोग इन खबरों को तुरंत हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से खबरें ही ऐसी आ रही हैं, एकदम उबाऊ वाली खबरें आ रही हैं। दुनिया जहां एक और डॉलर से किनारा कर रही है, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं अमेरिका से यह खबर आती है कि वहां की कई बैंक डूब गई हैं या कई बैंक डूबने की कगार पर हैं, और ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार लोन देने के लिए पैसा नहीं ले पा रही है। तो साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको याद होगा बैंक डूबने के ऊपर मैंने आपको एक सेशन किया था और बताया था भारत के कई स्टार्टअप्स को अमेरिकी बैंकों के थ्रू फंडिंग मिली हुई है, या अमेरिकी बैंकों में फंड रखा हुआ है स्टार्टअप्स का, और वो बैंक फेल मार गई तो क्या हमारे देश के स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे? इस पर मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था, अगर मिले तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं नियरली $100 बिलियन इन डिपॉजिट पुल्ड फ्रॉम बैंक। अब होता क्या है, आप और हम तो इकोनॉमिक्स की वो भाषा समझ गए जिसकी वजह से हमें राजनीति समझ में आ गई कि इस पूरे खेले में राजनीति है। लेकिन आम जनता को अगर यह सुर्खी केवल इतनी बता दी जाए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि भाई अमेरिका 1 तारीख को डिफॉल्ट हो जाएगा, दुनिया में क्या भाव पड़ेगा? आप एक बात बताइए, अगर आपको यह पता चले अचानक कि भारत सरकार इस तारीख को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे साहब? आप कहेंगे भाई साहब बैंक फेल मार जाएंगी, कायनात आ जाएगी, पैसा निकाल लो। अमेरिका में भी यही हुआ। इन नालायकों की सुर्खियों के चलते लोगों ने वहां की बैंकों से पैसे निकालने शुरू कर दिए। अब आप इधर देखिए, क्योंकि फरवरी में कहानी आना शुरू हो गई थी कि डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। अब आप इधर देखो 24 मार्च की खबर है, $100 बिलियन का जो डिपॉजिट है ना, वो लोगों ने बैंकों से बाहर निकाल लिया। अब $100 बिलियन मजाक है क्या? $100 बिलियन भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पाकिस्तान 2 बार खरीद लो आप। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने बैंकों से जमा अपना पैसा निकाल लिया, बोले भरोसा नहीं है बैंक के डूब जाएं। तो भाई डूबते में बैंकों के पास खुद का पैसा थोड़ी होता है, वो तो एक की टोपी दूसरे के सर रखते हैं। अब आपने अपना पैसा निकाल लिया तो वो दूसरे को लौटाएंगे क्या? ऐसी स्थिति में बैंक हाथ खड़े कर देते हैं कि लीजिए साहब हमारा हो गया सर्वनाश। ऐसा ही हुआ, अमेरिका के अंदर हालात इतने बुरे बिगड़ गए कि यहां पर बैक टू बैक बैंक के फेल मार रही हैं। क्यों बैंक फेल मार रही है? लोगों में खबर क्या जा रही है? डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। असल में कहानी कहां अटकी पड़ी है? राजनीति में। उधर से सरकार पैसा लेने की अनुमति दे दे, खट से राजनीति देश चलना शुरू हो जाएगा। यहां भाई साहब इस सुर्खी से लोगों में रशावर आ गया, पैसा निकाल लो भाई, देश डूबने वाला है। अमेरिका डूब जाएगा तो दुनिया डूब जाएगी भाई, अमेरिका डूब नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अब किसी को ये बेसिक अर्थशास्त्र जो है ये नहीं आती, इसलिए कहता हूं फाउंडेशन बहुत जरूरी है जान लेना। अब बेसिक अर्थशास्त्र नहीं आता, इस चक्कर में देखिए अभी 1 मई की खबर है, फर्स्ट रिपब्लिक जो है यहाँ की कोई बैंक है, वो बिकम सेकंड लार्जेस्ट एवर यूएस बैंक फेलियर। जेपी मॉर्गन उसके सारे सामान खरीद रहा है। फर्स्ट रिपब्लिक जिसकी संपत्ति 13 अप्रैल को इतने की थी, वो सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के बाद तीसरी बैंक बन गई है जो डूब गई है। उसको जेपी मॉर्गन बैंक ने खरीद लिया है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वहां 3 बड़ी बड़ी बैंक जो हैं वो फेल मार गई हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए बैंक फेल मार गई हैं। अब बैंक फेल मारने में जो कहानी निकल के आ रही है वो क्या है कि सरकार को पैसा चाहिए $726 बिलियन। सरकार पैसा मांग रही है कि भाई हमको अलाउ कर दो, अब विपक्ष अलाउ नहीं कर रहा है। सेक्रेटरी का आप यहां पे ट्रेजरी सेक्रेटरी का अच्छा अब बयान देखिए हो क्या रहा है। अब विपक्ष अपने आप को कैसे दिखा रहा है कि भाई देखो कि भाई ये तो आप सही कह रहे हो कि सरकार के साथ में काम मतलब सरकार को हम पैसा नहीं दे रहे, लेकिन आप ये बताओ सरकार खर्चे पे खर्चे किए जा रही है। बोले कैसे? तो बोले देखो बात ऐसी है
सरकार ने लास्ट ईयर इसी टाइम पर $550 बिलियन लिए थे, और तुम जो साला अब जो है बढ़ा करके $750 मांग रहे हो। $750 बिलियन इतना बढ़ाता है क्या कोई $200 बिलियन? तुमको यूक्रेन को मदद करनी है। अब देखो यहां पर ये लोग यूक्रेन का नाम ले नहीं सकते, मरण कैसे हो रहा है। मैंने आपको कल परसों एक खबर पढ़ाई थी, मुझे ध्यान आ रहा है, अंकित इंस्पायर इंडिया पे कराई थी, जिसमें बताया था कि दुनिया में जो देश मतलब डेफिसिट में जाने वाले हैं, उन डूबने वाले देशों में अमेरिका का नाम भी शामिल है। 2023 में संभव है वहां रिसेशन आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने खर्चे बढ़ा दिए ना भाई। एक पूरे देश को चलाने के लिए आप लोग पैसा भेज रहे हो, खुद के देश में सिस्टम बिगड़े पड़े हैं, दूसरे को पैसा देने के लिए भेज रहे हो। तो भाई इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनको कहा जाता है, वैसे अंदर से बात तो अंदर की बात अगर कही जाए तो कहा जाता है ट्रंप जो है वो पुतिन के समर्थक हैं, लेकिन खुल के वो सामने नहीं आ सकते। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे तो आरोप लगा था कि पुतिन ने चुनाव जिताए हैं। पुतिन पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिका के अंदर कुछ इस तरह का सांठगांठ की कि जो बैलेट पेपर है वो बदल गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैकिंग कर दी थी उन्होंने, ऐसा आरोप लगा था। क्योंकि ट्रंप जो है ना वो पुतिन के थोड़े करीबी समर्थक माने जाते हैं। बाइडेन जो है वो यूक्रेन को समर्थन दिए जा रहे हैं, उस चक्कर में इनके खर्चे बढ़ रहे हैं तो भाई सब मरण आ रखा है इनका, ठीक है ना। तो इनका बजट घाटा बहुत ज्यादा है। और जो प्यू रिसर्च नाम से एक रिसर्च एजेंसी है, उसका कहना है कि अमेरिका पर जो टोटल इनके जीडीपी के हिसाब से जो कर्जा है ना इनके ऊपर, वो 121% है, यानी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। भारत के केस में भारत की जीडीपी की तुलना में 57.3% ही हमारे पास कर्जा है, यानी कि हम इनकी तुलना में काफी सही स्थिति में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रत्येक अमेरिकी जो है ना, आप इससे अंदाजा लगाइए, प्रत्येक अमेरिकी पर जो कर्ज है वो भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। यानी एक प्रकार से अमेरिका का हर व्यक्ति कर्जे के अंदर चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, 32 करोड़ की अमेरिका की आबादी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 17 लाख रुपए यानी $23,500 का हर व्यक्ति पर कर्ज है। वहीं भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। 17 लाख कहां 1 लाख, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। भले ही इनकी जीडीपी $21 ट्रिलियन की हो, इन पर $27 ट्रिलियन का कर्ज है। तो इन्होंने कर्जा दुनिया भर से उठाया हुआ है। अब कर्जा उठाया हुआ है, अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये गलत नहीं है, ये लोग कर्जा क्यों उठाते हैं? ऐसे नहीं उठाना चाहिए, अमेरिका है। देखो भाई ये बात ऐसी है, इनको पैसे की असल मायने में जरूरत नहीं है। इनको जरूरत किस चीज की है? पहले इस बात को समझिए। हम में से बहुत सारे लोग ना अर्थव्यवस्था की एक चीज को और नहीं समझ पाते, और वो क्या है, हम सोचते हैं हम अपने पैसे से बिजनेस करेंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे। मैं कई बार इस बात को समझा चुका हूं। अगर आपने मान लीजिए 10% के हिसाब से ग्रो करना है, या 5%, 7% के हिसाब से ग्रो करना है, 100 रुपए पर अगर आप 7% के हिसाब से ग्रो करेंगे, 107 के आप आदमी बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास में 150-200 रुपया होगा तो आपने एक ही बार में 14 रुपए की वैल्यू बना ली ना 7% के हिसाब से। तो आपने 100 रुपए उधार लिए 1-2% पर। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, नहीं तो फिर कहीं कि ऊपर से निकल जाएगा। थोड़ा समझो इसको, इस बात को हल्का सा समझना। मान लीजिए किसी देश के पास 100 रुपए हैं, अमेरिका की कहानी समझाता हूं मैं आपको, उससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 100 रुपए थे इनके पास, इनको मान लीजिए 7% के हिसाब से ग्रो करना था। ये 107 रुपए के बनते 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो रहा है लेकिन फिर भी समझ लो, क्योंकि इससे कई डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए उधार ले लिए, 100 रुपए और ऐड कर लिए, अब कुल हो गए 200 रुपए अमेरिका के पास। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इन्होंने किसी से उधार लिए हैं। किससे उधार लिए हैं? तो अमेरिका को उधार देने के लिए दुनिया बैठी है, क्योंकि दुनिया को पता है कि दुनिया में जिसका सिक्का चलता है वो अमेरिका है। 65% दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है। तो अमेरिका में जाकर के चाइना वालों ने भी इनके ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिए। जैसे मैंने अभी आपको इंडिया के केस में क्या बताया था, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को बेचती है। ऐसे ही क्या होता है, अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं वो भाई साहब चाइना खरीद लेता है, भाई साहब वो जापान खरीद लेता है, भाई साहब अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड इंडिया खरीद लेता है, फ्रांस खरीद लेता है, यूके। ये सब लोग क्या करते हैं, अमेरिका जैसी ट्रेजरी बॉन्ड, क्योंकि सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना गया दुनिया में। जिस दिन अमेरिका फेल, दुनिया फेल। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में ये दुनिया भर के जो लोग हैं, ये अमेरिका को कहते हैं कि आप तो बस हमें ट्रेजरी बॉन्ड दे दो, 1-8% ही रिटर्न दे देना, पैसा ले लो हमसे, आप अपना डॉलर पकड़ो, अपना देश चलाओ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये 200 का मालिक बन गया। अब इसको 7% से ग्रो करना है। अच्छा, इसको कितना परसेंट ब्याज देना है? मात्र 1% रिटर्न करना है इसको, क्योंकि सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, ये डूबेगा नहीं, इसलिए ये 1-1% पे दुनिया भर से पैसा उठा लिया। 200 का बन गया, 7% के हिसाब से इसको 14 रुपए, 214 का इसने ग्रोथ कर लिया। अब आप विचार करिए,
1% 100 रुपए का इसको अगर देना था तो 1 रुपया देना था। ग्रोथ कितनी हो गई इसकी? 13 रुपए की इसने वृद्धि कर ली अपनी इकोनॉमी के अंदर। मतलब समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो क्या है कि अमेरिकी इकोनॉमी पे जनता को विश्वास है, इसलिए हर देश जाकर वही इन्वेस्टमेंट करता है। वहां के फॉरेक्स, वहां का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जाकर ट्रेडिंग करता है कि ये डूबेगा नहीं। ऐसे ही वहां की ट्रेजरी बॉन्ड्स जो वहां की लोकल बैंकों को खरीदने चाहिए, इंटरनेशनल देश जाकर खरीद लेते हैं। इंडिया, चाइना, जापान ये खरीद लेते हैं। सर हमको दे दो, ये पैसा हमारा भी अपने डेवलपमेंट में लगाओ ताकि आप ग्रो करके हमें पैसा रिटर्न कर देना। आ गई बात समझ में? तो इस कारण से अमेरिका कर्जा दबा के लेता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि बेटा तुम हमारे अलावा जाओगे कहां। यह कहानी है ग्रोथ की। तो कर्जे से ग्रोथ होती है, बस कर्ज देने वाला कोई हो। ठीक है ना? उम्मीद है आपको यह बात पूरी तरह से अब समझ में आ गई हो। कहानी मैंने पूरी समझा दी है, बाकी फर्जी खबरें हैं। बाकी इनके यहाँ पे सीनेट में क्या हाल है और इनके यहाँ पर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या हाल है वो भी देख लो। 100 सीट इनके सीनेट में है और 485 सीट इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर है। डेमोक्रेट यानी बाइडेन की पार्टी के जो लोग हैं वो सीनेट में 48 है, और माइनॉरिटी जिसके आगे लिखा गया है वो रिपब्लिकन है जिनकी संख्या 49 है। आप कहेंगे 49 है तो माइनॉरिटी कैसे है? क्योंकि डेमोक्रेट्स के साथ 3 इंडिपेंडेंट सांसद मिलकर 51 बना दे रहे हैं, तो सीनेट में तो ये लोग अपना बिल पास करा ले जाते हैं। वहीं बात की जाए अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जिसे आप वहां की लोकसभा समझ सकते हैं, वहां पर 435 सीटों के अंदर मेजॉरिटी 222 सीटों पर आती है, माइनॉरिटी जो है ना वो 213 की है। तो मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास है। इसी कारण से सारा खेला अटका हुआ है। ये लोग कहां अटका के रखे हुए हैं कि बेटा हमारे पास वो नंबर है जिससे हम बिल पास करेंगे, हमको चाहिए कि तुम हमारा बिल पास होने से पहले हमारी बातें मानो। बातें क्या है? 14% अपने बिल के अंदर कटौती करो। ठीक है? तो अब तक अगर आपने ये कर लिया होगा तो जाइए रेफरल कोड अंकित 30 यूज करके कुकू एफएम पर पूरा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है।